वेलकम बैक गाइस। और हम लोग फिर से हाजिर हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का पार्ट 2 करने के लिए, और इसी में हम लोग हार्मोनिक्स भी समझेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में भी फेस बेल्ट क्या होता है। तो डेफिनेशन वाइज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स बिलोंगिंग टू ईच फेज अंडर पोल। तो कहने का मतलब ये है कि एक पोल जो है, उस पोल के अंदर कितने स्लॉट्स आ रहे हैं पर फेज के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि ये स्टेटर है। ठीक है, ये पूरा मेरा स्टेटर है, इसमें A1 A2 A3 A4 ये एक फेस के कंडक्टर्स हैं। फिर B1 B2 B3 B4 जो है सेकंड फेस के कंडक्टर्स हैं। उसी तरह C1 C2 C3 C4 जो है वो मेरे थर्ड फेस के कंडक्टर्स हैं। तो एक पोल के अंडर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक फेस, चाहे ए बी सी कोई भी ले, किसी भी एक फेस के 4 कंडक्टर्स ही हैं। ठीक है गाइस, एक पोल के अंडर किसी एक फेस के 4 पोल्स हैं। तो इसका जो फेस बेल्ट होगा वो 4 होगा। ये नहीं कि 12 कहते हैं, नहीं 12 तो ओवरऑल ये 12 कंडक्टर्स हैं तीनों फेस को मिला के। लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है कि ग्रुप ऑफ कंजिक्यूटिव स्लॉट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंजिक्यूटिव स्लॉट्स बिलोंगिंग टू ईच फेस। तो ये सारे ए वाले फेस के हैं ना। ठीक है, अंडर ईच पोल, एक पोल के अंदर। तो ये हो गया हमारा फेज बेल्ट। ठीक है, फेज बेल्ट को जो है वो हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है स्लॉट पर पोल, जो कि हम लोग पोल पिच में भी देखते थे ना, स्लॉट पर पोल होता था। लेकिन यहाँ पे स्लॉट पर पोल इनटू में फेसेस, फेस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे फेस बेल्ट, तो ये सिर्फ एक इसका निकला ना। अगर हमको तीनों का निकालना है तो 3 फेस है मल्टीप्लाई करना होगा, तो पूरे मशीन का ही हमको फेस बेल्ट ऐसे मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम चलते हैं स्लॉट पिच के ऊपर। तो स्लॉट पिच बाय डेफिनेशन है एंगल सबटेंडेड बाय ईच स्लॉट एट द सेंटर इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, तो लेट्स सी। अब जैसे क्या है कि हमको देखना है स्लॉट पिच। तो फेज बेल्ट जो था वो ग्रुप था कंजिक्यूटिव स्लॉट्स का, और स्लॉट पिच है जैसे कोई भी एक स्लॉट ले लिए, मान लो इस स्लॉट को ले लिए, तो ये स्लॉट जो है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, कितना एंगल जो है सबटेंड कर रहा है, वही हमारा स्लॉट पिच होता है। तो स्लॉट पिच क्या है, एक एंगल ही तो है। एंगल सबटेंडेड बाय ईच स्लॉट एट द सेंटर इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज इज कॉल्ड स्लॉट पिच। अब देखो, जो स्लॉट पिच होता है उसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन में नंबर ऑफ स्लॉट्स। क्या होता है, 360 अपॉन में नंबर ऑफ स्लॉट्स। या फिर अगर हमको नंबर ऑफ स्लॉट्स के बारे में के उससे नहीं पता चल रहा है, तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 180 अपॉन में स्लॉट पर पोल, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, फेज बेल्ट और स्लॉट पिच दोनों हो गया। अब हम देखते हैं फेज स्प्रेड क्या होता है। तो फेज स्प्रेड क्या होता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द ग्रुप ऑफ कंजिक्यूटिव स्लॉट्स बिलोंगिंग टू ईच फेज अंडर ईच पोल। अच्छा, मतलब क्या हुआ इसका, बताते हैं। जिस तरह से स्लॉट पिच जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक स्लॉट के बीच का एंगल था, उसी तरह जो मेरा फेज स्प्रेड है वो भी एंगल के टर्म में ही बात होगी। सेंटर पे ये पूरा ग्रुप कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो फेज बेल्ट जो है वो नंबर ऑफ मतलब स्लॉट अपॉन में नंबर ऑफ पोल्स हमको देखने को मिलता है। स्लॉट पिच क्या हो गया, एक इंडिविजुअल स्लॉट के द्वारा एंगल जो सबटेंड किया गया वो हो गया। फेज स्प्रेड क्या हो गया कि एक जो ग्रुप है, एक पर्टिकुलर
फेज का वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो फेज स्प्रेड है वो हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और फेज स्प्रेड का फॉर्मूला होता है एम बीटा, जहाँ पे एम क्या था मेरा, एम था मेरा फेज बेल्ट और बीटा क्या था मेरा स्लॉट एंगल, या सॉरी स्लॉट पिच भी कह सकते हैं। ठीक है, स्लॉट ये काम नहीं करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने फेज स्प्रेड भी समझ लिया कि पूरे एक कंसेक्यूटिव स्लॉट का जो ग्रुप है, जो एक फेस के अंडर में है, एक पोल के अंडर में है, वो एज अ ग्रुप कितना एंगल वो कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये मतलब है, पहले तो यहाँ पे स्लॉट पिच लिख लेते हैं, काम करने लगते हैं। और कहने का ये मतलब था, ये देखो जैसे मान लो स्लॉट है, तो ऐसे करके स्लॉट, तो जो स्लॉट पिच है वो सिर्फ एक का एंगल है। ठीक है, वेयरएस जो मेरा फेज स्प्रेड है वो चारों के एक पर्टिकुलर फेज के ग्रुप का एंगल है। ठीक है, अब हम फेज स्प्रेड के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फेज स्प्रेड जो है, जो सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो एक तो एम बीटा तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई एन फेज मशीन है उसके लिए हम फेज स्प्रेड कैसे देते हैं, तो वो हम निकालते हैं 180 अपॉन में एन। ठीक है, तो उस केस में सिंगल फेज मशीन है, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो सिंगल फेज मशीन में फेज स्प्रेड कितना होता है, 180 डिग्री होता है। टू फेज मशीन के लिए फेज स्प्रेड क्या होता है, 90 डिग्री होता है। थ्री फेज के लिए 60 डिग्री होता है। हालांकि 120 डिग्री का भी एक है वेरिएंट, तो उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे थ्री फेज मशीन है, उसमें अगर मेरा फेज स्प्रेड 60 डिग्री है तो उस फेज स्प्रेड को हम बोलेंगे नैरो फेज स्प्रेड, और अगर मेरा फेज स्प्रेड 120 डिग्री है तो उसको हम बोलेंगे वाइड फेज स्प्रेड। ठीक है, अब देखो जो 60 डिग्री वाला फेज स्प्रेड है ना, वो ज़्यादा कॉमन है, और 120 डिग्री वाला जो है वो रेयरली यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो 120 डिग्री का फेज स्प्रेड जब हम यूज़ करते हैं तो वो केवीए को कम कर देता है। ठीक है, केवीए रेटिंग को, और उसको हम सिंगल लेयर वाइंडिंग में यूज़ भी नहीं करते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो फेज स्प्रेड होता है मेरा, उसमें क्या है, अभी हम लोगों ने देखा एम मेरा क्या था, एम था स्लॉट पिच, नहीं स्लॉट पिच नहीं यार, फेज बेल्ट, सॉरी। ठीक है, फेज बेल्ट था ना। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग जब हम लेते हैं तो हमारा जो फेज बेल्ट होता है, ठीक है, वो M1 के बराबर होता है उसमें। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है, जो हमारा फेज बेल्ट होता है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, दैट इज़ 1 स्लॉट पर पोल इनटू फेज। चलो अभी समझते हैं इसको भी। तो अगर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है कि अगर जितने भी टर्न्स हैं उनको हम एक ही स्लॉट पे लपेट दें, मान लो, ठीक, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। उस तरह के वाइंडिंग को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग बोल देंगे। और जितने भी ईएमएफ हैं, क्योंकि अलग अलग ढेर सारे तार हैं ना, तो जितने भी ईएमएफ होंगे वो सारे भी एक ही फेज में होंगे, और उसको हम स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ऐड कर सकते हैं, स्केलर की तरह, क्योंकि सबका डायरेक्शन भी एक है और एक तरह से वर्चुअली वो एक ही वायर मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर हमको कोई वेक्टर सम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉन्सनट्रेटेड में स्केलर सम से काम हो जाता है। ठीक है, अब देखो
The turns belonging to each phase are divided into multiple slots that are displaced by beta electrical, due to which EMF induced in these turns has a phase shift of beta, and such EMF need to be added as phasors. स्लॉट पर पोल पर फेज जो है वो m होता है। अच्छा, कहना क्या चाह रहा है वो समझते हैं। देखो क्या है कि अगर मैंने सारे वायर्स को बताया ना कि ऐसा मान लिया कि एक ही जगह पे एक ही स्लॉट में लपेट दिया गया तो वो कॉन्सनट्रेटेड हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो अगर ये जो C3 स्लॉट है, अगर हमने सारे कंडक्टर्स को सिर्फ C3 पे बांध देते, ठीक है, सिर्फ C3 से ही गुजार देते सारे के सारे कंडक्टर, जितने B1 B2 B3 A1 A2 सबके सब मान लो अगर हम C4 से ही गुजार देते, ठीक है, या C3 से गुजार देते, तो उस केस में हमें जो वाइंडिंग मिलने वाली थी वो कॉन्सनट्रेटेड होती। लेकिन कॉन्सनट्रेटेड वाइंडिंग होती तो वजन जो है वो देखो एक ही जगह हो जाता और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम इस थोड़ा पेन मैच प्रॉब्लम है, बैटरी चेंज करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार वर्क करो भाई प्लीज़। ओके, तो अब क्या है, अब देखो, अब कॉन्सनट्रेटेड समझ गए। अब मान लो कि हमने A1 से भी एक कंडक्टर बिछाया, A2 में भी बिछा दिया, A3 A4 A5 सब में बिछा दिया। अभी हम सिर्फ A फेस को लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा तो एंगल बन रहा है ना कंडक्टर्स का भी आपस में, ऐसा तो नहीं है कि कॉन्सनट्रेटेड की तरह एक जगह माना जाएगा, ठीक है। तो इन सब का जो EMF इंड्यूस हो रहा है इन सारे वायर्स में, इन सारे फेजेस में, ठीक है, उन सब में एक फेज शिफ्ट आएगा। मतलब A1 में जो EMF इंड्यूस हुआ है वो A2 में भी जो EMF इंड्यूस हुआ है वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम हो सकता है, लेकिन एक बहुत स्मॉल फेज शिफ्ट होगा A1 और A2 में, और वो फेज शिफ्ट हम मान लेते हैं, मान लो बीटा एंगल से हो रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह सब में थोड़ा 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 करके होगा। तो क्या अब हम इन सारे EMF को स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि फेज शिफ्ट आ गया है, ठीक है। तो हमको उनको वेक्टर सम यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। यही डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या कहते हैं कि देखो जो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है उसमें सारे टर्न्स जो होते हैं वो उनके पास सेम फेज होता है, ठीक है, और इस वजह से उनके EMF को हम एज ए स्केलर ऐड कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में ये नहीं होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में हमको कैसा सम लेना पड़ता है, वेक्टर सम करना पड़ता है। तो अगर हम EMF इंड्यूस इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग देखें और उसको डिवाइड कर दें EMF इंड्यूस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, यानी कि दोनों का हम कंपैरिजन करके देखते हैं, तो ये जो रेशियो है वो होता है KD, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। और इसी का KD का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन m बीटा अपॉन में 2 इंटू m साइन बीटा बाई 2, वेयर m क्या है, फेज बेल्ट है, ठीक है। फेज बेल्ट क्या होता है कि वही एक पोल के अंडर कितने स्लॉट पर फेज हैं, ठीक है। बीटा क्या है, स्लॉट पिच है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक स्लॉट के बीच का जो एंगल है वो हो गया। और सिग्मा क्या है, तो जो सिग्मा है हमारा वो है फेज स्प्रेड और वो होता है m इंटू बीटा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यही जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर है यानी EMF इंड्यूस्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन में कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या है, ये हमेशा 1 से कम होता है। क्यों? क्योंकि यार हमेशा स्केलर सम जो है यानी कि जो मेरा डिनोमिनेटर है इस केस में वो हमेशा फेजर सम से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पूरा रेशियो है या KD जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर है ये 1 से कम होगा। अच्छा, मशीन डिज़ाइनिंग में हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम जो अपना KD है जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो 1 के जितना पास ले जा सकें। तो जितना 1 के पास रहेगा उतनी ज़्यादा ही EMF इंड्यूस होगी। और आइडियली हम कितना चाहेंगे कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड में जितनी EMF इंड्यूस हो रही थी उतनी ही डिस्ट्रीब्यूटेड में भी हो। हालांकि ये हो नहीं पाएगा कभी भी प्रैक्टिकली, लेकिन हमारी प्रयास रहती है कि एज क्लोज एज वी कैन गेट टू द
EMF इंड्यूस इन कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, तो हम अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए भी बेंचमार्क वही सेट करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में देखो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो देखो जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के EMF के इंड्यूस EMF इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से। और कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का EMF तो हम पहले निकाल चुके हैं, तो 4.44 FN5 और अब इसमें 1 kD और लग गया, दैट इज़ आवर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, अब हम समझते हैं शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का क्या संबंध है। हमको पता है इंड्यूस्ड EMF जो है वो तो ये होता है इनटू पिच फैक्टर इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर होता है। कल हम लोगों ने KP जो है वो अच्छे से देखा था कि पिच फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब हमको आज जो है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर पे बात करना है। तो KP इंटू KD को अगर हम सिर्फ एक लिख दें तो उसको हम KW से डिनोट करते हैं, दैट इज़ KW इज़ आवर वाइंडिंग फैक्टर, KP इंटू KD। ओके, अब जो KP है मेरा वो है cos एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर। कल हमने देखा था ना कॉर्डिंग एंगल जो था वो cos एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर आ रहा था। एप्सिलॉन क्या है, कॉर्डिंग एंगल है हमारा। ठीक, फिर क्या होता है, अच्छा ये फॉर्मूला तो हो गया, KP क्या था, cos एप्सिलॉन बाई 2, और KD क्या है मेरा, KD है ये फॉर्मूला साइन m बीटा अपॉन में 2 इंटू एम साइन बीटा बाई 2, या फिर E डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन में E कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, अब क्या था, जैसे जो हार्मोनिक्स होती हैं वो भी आती हैं कहीं ना कहीं। तो जब कल हम लोग पिच फैक्टर पढ़ रहे थे, KP पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि हार्मोनिक आ रही थी और हमारा प्रयास रहता था कि cos n एप्सिलॉन बाई 2 जो होता था इसको हम कैसे भी 90 डिग्री के बराबर करें, यानी कि 0 करना रहता था। ठीक है, तो एप्सिलॉन E अपॉन T जो है वो 90 के बराबर हम लोग करना चाहते थे। एक मिनट गाइस, ठीक है, इसको cos n एप्सिलॉन अपॉन 2 जो था ये कल वो हम लोग देखे नहीं थे 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 जो होता था, तो हमेशा ऑड मल्टीपल लेते थे, राइट। तो ये वही चीज़ है। तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर हार्मोनिक्स आता था तो n को यूज़ करना पड़ता था, और क्योंकि वहाँ स्पेस हार्मोनिक्स था तो जो मेरा पोल होता था वो NP हो जाता था। फिर उसी तरह फ्रीक्वेंसी, अगर वो आज देखना है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो NF हो जाएगा। और एक और चीज़ था, हाँ, और अगर स्पीड भी है तो वो भी NS हो जाता था, लेकिन वो भी देखते हैं आगे, ये आएगा आज वाली हार्मोनिक्स वाले में। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है उसमें क्या होता है कि अगर nth ऑर्डर का स्पेस हार्मोनिक है, क्या कैसा हार्मोनिक, स्पेस हार्मोनिक्स है, तो हम लोग देखते थे कि जो हमारा पोल की संख्या होती थी वो NP हो जाया करती थी, यानी कि जितना भी जिस ऑर्डर का इस हार्मोनिक है इनटू पोल। उसी तरह जो हमारा बीटा इलेक्ट्रिकल एंगल हुआ करता था, ठीक है, यानी जो हमारी स्लॉट पिच हुआ करती थी वो उसमें भी n इंटू बीटा हो जाया करता था, चेंज हो जाता था। ठीक है, तो अब इस हिसाब से जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, तो अगर हार्मोनिक्स पे हम लोग देखेंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है कि फिर से n फैक्टर का मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो जैसे m बीटा n है और m साइन बीटा n, तो बीटा n जो है वो n बीटा हो गया। तो यहाँ पे देखो बीटा n पे n बीटा लिख दिया, और m तो पहले से था। उसी तरह अंदर भी जो बीटा n है उसको भी n बीटा कर दिया, मतलब कि जो मेरा स्लॉट पिच है उसमें n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस भी ऑर्डर का हार्मोनिक्स है। तो जो पोल्स है वो बिकम क्या हो जाता है, n टाइम्स ऑल इलेक्ट्रिकल एंगल बिकम्स n टाइम्स। ठीक है, पोल जो है वो n टाइम हो जाता है और इलेक्ट्रिकल एंगल्स जितने होते हैं वो भी n टाइम, यानी कि हार्मोनिक्स ऐड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा KD वाला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो एक्सप्रेशन हमने अभी डिराइव किया था उसमें हर जगह बीटा की जगह n बीटा कर देना पड़ता है। ठीक है, फिर अब एक
ये तो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं उतना, लेकिन एक फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग होता है, उसमें क्या होता है कि जो m होता है वो Sk/Pk होता है, जिसमें कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये जेई के पे ग्रेड से ऊपर की चीज़ लग रही है मुझे, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं इतना समझ में आया था ये क्वेश्चन, तो इसलिए छोड़ रहा हूँ। और आफ्टर ऑल ये किसी के लिए वीडियो नहीं, ये मेरे ही पढ़ने के लिए भाई। चलो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेटेड एंड ईएमएफ कैन बी मेड मोर साइनोसॉइडल, ठीक है। तो क्या है कि अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग तो देख लिया, अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं ये देखते हैं। तो अगर जो भी हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है, वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट हार्मोनिक्स को ज़ीरो कर दें तो हमको एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। देखो कि अगर हमको वही स्पेस हार्मोनिक को रिमूव करना है जो भी आ रहा है, तो उसके लिए अगर बस हम अपने कैलकुलेशन में इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो एलिमिनेट हो जाता था, ठीक है। तो हम केडीएन को ज़ीरो करके हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो ईएमएफ है वो ज़्यादा साइनोसॉइडल हमको मिलेगा, क्योंकि हार्मोनिक्स तो होते ही है ना कि वो साइनोसॉइडल एग्जैक्ट जब नहीं होता है तो वो हार्मोनिक्स आता है वहाँ पे। तो हार्मोनिक्स नहीं रहेगा तो वो और अच्छा साइनोसॉइडल बन पाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हार्मोनिक्स का एलिमिनेशन हो गया है तो अब आयरन लॉसेस कम होंगे और मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसी तरह आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो मैकेनिकली वेल बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि वाइंडिंग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे स्लॉट्स में, न कि एक स्लॉट में बस रख दिया गया, ठीक है। तो अब क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आर्मेचर का टेम्परेचर भी जो है अब वो यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, ठीक है। कूलिंग जो है वो इफेक्टिव हो जाती है और लेस स्लॉट डेप्थ हम लोग रख पाते हैं, यानी लेस टर्न्स पर स्लॉट। तो इससे क्या होता है, लीकेज कम होता है, लीकेज कम होगा तो रिएक्टेंस कम होगा और वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा। अच्छा देखो क्या होता है, ये मेरा स्टेटर है, ये मेरा रोटर है, ठीक है। अब क्या है कि ये मेरा स्लॉट है यहाँ पे। अब क्या है कि स्लॉट है तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना, यही मेरी स्लॉट की डेप्थ है, ठीक है। तो अब अगर मेरा स्लॉट डेप्थ बहुत डीप बनाएंगे, अगर हम इसको बहुत लंबा करते हैं मान लो, ठीक है, एयर गैप तो बढ़ जाएगा, एयर गैप बढ़ेगा तो लीकेज भी तो बढ़ेगा ना। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो स्लॉट का डेप्थ है वो बहुत हो, तो हम कम स्लॉट डेप्थ चाहेंगे, ठीक है। और वो क्योंकि हार्मोनिक्स नहीं है इस वजह से हम कर पाएंगे, ठीक है। और ड्रॉबैक सिर्फ एक है कि जो फंडामेंटल ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही थी वो अब थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक अल्टरनेटर है, 3 फेज अल्टरनेटर है जिसके पास 4 पोल्स दे रखे हैं और 48 स्लॉट्स है। तो हमको क्या है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताना है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, जो केडी होता है, वो क्या था, वो था केडी का फॉर्मूला याद करो। तो केडी का जो फॉर्मूला होता है, अरे यार ये पेन क्यों नहीं चलती आज, ठीक है। जो फिर क्या करूँ मैं, गायब हो जाएगा, बैटरी ही चेंज करनी पड़ेगी लग रहा है गाइस, कोई बात नहीं, कभी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जो इससे मेरा जो केडी है वो क्या होता है, ऐसे समझते हैं। केडी का यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है साइन m बीटा अपॉन में 2, m साइन बीटा अपॉन में 2, राइट। तो अब हम देखते हैं कि पहले हम निकालते हैं फेज बेल्ट। फेज बेल्ट होता है m और ये बताता है कि एक पोल के अंदर कितने स्लॉट एक फेज को दिए गए हैं। तो स्लॉट पर पोल इनटू फेज m निकालेंगे तो 48 क्या है मेरे नंबर ऑफ स्लॉट्स, ठीक है। 4 क्या है पोल की संख्या दे रखी है और 3 क्या है 3 फेज। तो हमको फेज बेल्ट जो है वो 4 मिल गया, ठीक। अब हम स्लॉट पिच देखते हैं। तो स्लॉट पिच जो होता है 180 अपॉन में स्लॉट पर पोल। तो 180 स्लॉट 48 थे, पोल कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो हमको 15 डिग्री मिल गया कि एक स्लॉट में 15 डिग्री इंगेज करके रखा हुआ है सेंटर पे।
अब हम फॉर्मूले पे रख देते हैं। तो साइन m कितना था 4 था, बीटा कितना था 15 था, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ भी करेंगे तो हमको मिल जाएगा जो भी मेरा आंसर है, ठीक है। अब 15/2 7.5 हो गया, या फिर कट ही जाएगा, चलो वो देख लिया जाएगा बाद में, ठीक है। मतलब ये फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सॉल्व करने के बाद हमको ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक 3 फेज 12 पोल स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है जिसके पास 180 स्लॉट हैं और 10 कंडक्टर हैं, एक स्लॉट में, ठीक है। और जो हर फेस के जो कंडक्टर्स हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। कॉयल स्पैन जो है 144 डिग्री दे दिया है, यानी कि ये शॉर्ट पिच्ड कॉयल है, क्योंकि 180 डिग्री होता अगर फुल पिच्ड कॉयल होता, ठीक है। 144 डिग्री इलेक्ट्रिकल दे रखा है और फ्लक्स पर पोल भी दे रखा है। मशीन जो है 750 आरपीएम पे रन कर रही है। हमको फेज़ वोल्टेज बताना है। तो देखो फेज़ वोल्टेज बताना है, ये मेरा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में जो फ्रीक्वेंसी है, तो पहले देखो कि क्या क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, लेकिन आरपीएम दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, सारे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद 75 हर्ट्ज़ हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो स्लॉट दे रखा है 180 स्लॉट, और एक स्लॉट में 10 कंडक्टर हैं, तो टोटल कंडक्टर्स कितने हो गए 1800 हो गए, राइट। अब हमको पता है कि जो टर्न होता है वो कंडक्टर अपॉन 2 होता है, यानी जितने कंडक्टर्स होते हैं उसका आधा टर्न होता है। तो 1800 कंडक्टर्स थे तो 900 टर्न्स हो गए। 900 टर्न्स जो हैं ये 3 फेज़ के लिए हैं, तो सिर्फ एक फेज़ के लिए क्या हो जाएगा T/3 करना होगा, और यानी कि एक फेज़ में 300 टर्न है। यहाँ से हमको ये पता चल गया। अब देखो दूसरी चीज़ NPH पता चल गया, यानी 4.44 हमको तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली, NPH हमने निकाल लिया। फ्लक्स क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब हमको KP और KD के बारे में बात करना है, ओके गाइस। तो पहले KP निकालने का प्रयास करते हैं, पिच फैक्टर। स्पैन 144 डिग्री दिया हुआ है, कॉयल पिच या कॉयल स्पैन ये है 180 माइनस एप्सिलॉन के बराबर होता है, तो हमको एप्सिलॉन मिल गया 36 डिग्री, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो पिच फैक्टर होता है वो होता है कॉस एप्सिलॉन/2, ठीक है। तो कॉस 18 हो गया, इसकी वैल्यू जो है ये आ गई। अब देखो हमको निकालना है M क्या होता है, फेज बेल्ट होता है, स्लॉट पर पोल इंटू फेज, तो 180 अपॉन में 12 इंटू 3 किया तो 5 मिल गया, ठीक। अब हमको स्लॉट पिच निकालना है, तो फॉर्मूले से 180 अपॉन स्लॉट पर पोल किया 12 डिग्री मिल गया। फिर हमको D निकालना है, तो D कैसे निकलेगा, साइन M बीटा/2 M साइन बीटा/2, तो हमको ये भी मिल गया। तो अब बचा ही क्या, कुछ नहीं, 4.44 इंटू 50। अच्छा ये इस क्वेश्चन के लिए, सॉरी गाइस, मैं भी सोचूंगा 4.44 इंटू 75 इंटू, मतलब सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी और हमको आंसर मिल जाएगा 5.453 किलो वोल्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि हमको RMS वैल्यू बतानी है EMF की जो इंड्यूस हो रहा है, जिसमें 10 पोल हैं, 3 फेजेस हैं, 50 हर्ट्ज़ का अल्टरनेटर है विथ 2 स्लॉट्स पर पोल, एक पोल पे 2 स्लॉट्स हैं, ठीक है, फेज पर फेज भी, ठीक है। एंड 4 कंडक्टर्स पर स्लॉट इन 2 लेयर्स। अच्छा ये क्या है, कॉयल स्पैन भी 150 डिग्री बता दिया है, फ्लक्स पर पोल भी दे रखा है, हमको इंड्यूस्ड EMF बताना है, ठीक है। अब चलो देखो, पोल 10 दे रखा है, फेज 3 दे रखी है, तो M जो है वो क्या होगा, स्लॉट दे रखा है ना कितना है, स्लॉट जो है M2 कहाँ दिया है यार, जस्ट मिनट गाइस, नहीं हाँ 2 स्लॉट पर पोल, यानी कि हमको जो फेज बेल्ट है वो दे रखा है, M जो है वो 2 के बराबर है। देखो यही समझना था कि पर पोल पर फेस में अगर 2 स्लॉट है तो वो मेरा क्या है, वो मेरा फेस बेल्ट ही दिया हुआ, तो फेस बेल्ट मेरा 2 हो गया, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से स्लॉट बताना है, तो स्लॉट क्या हो जाएगा, फेस बेल्ट इंटू पोल इंटू फेस, तो फेस बेल्ट इंटू पोल इंटू फेस, तो हमको 60 स्लॉट्स मिल गए, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन कहता है कि एक स्लॉट पे 4 कंडक्टर्स हैं, ठीक है, 4 कंडक्टर्स पर स्लॉट, ठीक है। तो अब हम कंडक्टर निकालेंगे,
तो 1 पे 4 कंडक्टर्स हैं, तो 60 स्लॉट में 240 कंडक्टर्स हो गए, राइट। अब टर्न कितने हैं, तो टर्न तो भाई आधा होता है, तो 120 टर्न्स हो गए। अब हमको सिर्फ एक फेस का टर्न बताना है, तो 40 हो गए। अब हमको देखना है कि 150 डिग्री कॉइल स्पैन दे रखा है, इसका मतलब कॉर्डिंग एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें बीटा निकालना है, तो 180 अपॉन स्लॉट पर पोल, वो हमें 30 डिग्री मिल गया, राइट। तो केपी क्या होता है, कॉस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, यानी कॉस 15 की बात हो रही है, तो हमको ये मिल गया। केडी निकालना है, केडी भी क्योंकि हमने एम और बीटा दोनों निकाल लिया है, M2 दिया हुआ है, बीटा 30 डिग्री है, तो वहाँ से हमको केडी भी मिल जाएगा। और उसके बाद हम सारी वैल्यूज़ को अगर रख लेंगे तो 994.2 वोल्ट्स हमको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब देखो ये आप लर्न भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, ये एक रिलेशन बताने के लिए है, कंपेयर करना होता है कि वोल्टेज रेटिंग और केवीए रेटिंग हमको कंपेयर करना है। तो मान लो अगर 3 फेज वाइंडिंग है, मतलब हम 2 वाइंडिंग ले रहे हैं, ठीक है, 2 वाइंडिंग लेते हैं, एक का जो फेज स्प्रेड है वो है 60 डिग्री और एक का जो फेज स्प्रेड है वो है 120 डिग्री। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलते हैं वो आइए चेक करते हैं। एक हम पहले देखेंगे वोल्टेज रेटिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा और दूसरा उसके केवीए रेटिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ 60 डिग्री फेज स्प्रेड अपॉन में इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 120, तो देखो ये तो कट जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी भी कट जाएगी, फ्लक्स केपी केडी, फ्लक्स केपी केडी कट जाएगा, ठीक है। अब मेरा बचेगा क्या क्या, n/3 भी कट जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज n/3 ही होगा, ठीक। तो हमको मिलता क्या है, केडी एंड केपी, ठीक है। तो सॉरी, केपी कटे, केडी नहीं कट रहा था, मैंने केडी काट दिया गलती से, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो मेरा जो कंपैरिजन है वो केडी 60 डिग्री पे अपॉन में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 120 डिग्री पे ही बस हमको चेक करना है, ठीक। तो 60 डिग्री पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा साइन 60/2 इंटू में 60 अपॉन बीटा इंटू साइन बीटा/2, जो हम बीटा हम लोगों ने नहीं निकाला था क्या, अच्छा यहाँ देखो, पहले टोटल टर्न्स n दे रखे थे, n/3 पर फेज हो गया, फेज स्प्रेड जो है वो m बीटा है, ठीक। तो m क्या होगा, फेज स्प्रेड अपॉन में बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे फेज स्प्रेड तो 60 दे रखी है, ठीक है, और अपॉन में बीटा 60 अपॉन में बीटा, समझिए कहाँ से आया, और साइन बीटा/2 उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 120 वाले से, तो हमको मिलेगा क्या, छोड़ो वो छोड़ो, हमको ये मिला कि E60 अपॉन में E120 जो है वो मेरा 2/√3 आया, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जो 60 डिग्री फेज बेल्ट फेज स्प्रेड वाला जो वाइंडिंग है या जो अल्टरनेटर है उसमें ईएमएफ ज़्यादा है 120 डिग्री वाले से, ठीक है। तो अब समझ में आया कि जो हम लोगों ने देखा था कि एक 60 डिग्री और 120 डिग्री है, तो हम लोग 60 डिग्री क्यों प्रीफर करते थे, क्योंकि 60 डिग्री वाले में ज़्यादा ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज रेटिंग तो समझ गए कंपैरिजन के टर्म में। अब हमको करंट रेटिंग या केवीए रेटिंग भी देखनी है। तो केवीए रेटिंग भी जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो, हम अलग अलग वाइंडिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम सेम ही वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं, एक बार 60 डिग्री फेज स्प्रेड पे, एक बार 120 डिग्री फेज स्प्रेड पे। तो यानी कि मेरा जो करंट है उसकी थिकनेस, जो वायर है करंट वाला, उसकी तो थिकनेस सेम ही होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये तो सेम रहेगा। तो सेम एज लॉन्ग एज वायर थिकनेस इज सेम, तो ये तो फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देगा मान लो। अब बचा E60 अपॉन में E120, तो ये 2/√3 के ही बराबर आएगा, यानी कि केवीए रेटिंग के भी मामले में जो मेरा 60 डिग्री फेज स्प्रेड वाली वाइंडिंग है वो बेटर है, ठीक है। चलते हैं अब अगला। अब अगर यानी हमें ये पता चल गया कि 60 डिग्री और 120 डिग्री में 60 डिग्री सुपीरियर है। अब देखो 60 डिग्री स्प्रेड वाले 3 फेज वाइंडिंग का हम कंपेयर करेंगे
टू फेज वाइंडिंग से। तो टू फेज वाइंडिंग का कितना होता है, 180/2, 90 डिग्री आता है, राइट। देखो यहाँ 90 है भी। तो अब 3 फेज अपॉन में 2 फेज करेंगे तो देखो ये इससे ये कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ टर्न पर फेज इसमें n/3 होगा, और क्योंकि ये 2 वाइंडिंग है तो इसमें n/2 होगा, राइट। फिर फ्लक्स को काट देगा, केपी को काट देगा। अब बचता क्या है, KD60 अपॉन में KD90, ठीक है। और क्योंकि ये n/3 है ना, ऐसे n/3 अपॉन में n/2 है, तो ये ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, n से n कट जाएगा। तो हमको 3 फेज और 2 फेज में हमको मिलता है 2/3 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इन 60 डिग्री अपॉन में 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो। अच्छा, इसमें क्या है कि जो बीटा है, जो स्लॉट पिच है, वो सेम रहेगी जब तक स्टेटर कोर हम मशीन का नहीं चेंज करने वाले। हमारा बीटा भी सेम रहने वाला है दोनों मशीन के लिए, राइट। तो अब देखो 2/3 KD 60 डिग्री का होगा sin 60/2 इंटू 60/β इंटू साइन β/2। और उसी तरह जो KD90 है हम उसको भी रख लेंगे, और हमको मिलता क्या है 1/√2, ठीक है। जो मेन चीज़ है, फोकस उस पर करता है, ठीक है। तो 1/√2 मिल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर है, E3 फेज अपॉन में E2 फेज। तो E2 फेज, इसको 2 फेज ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अरे यार कैंसिल जाएगा, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो E3 फेज इज इक्वल टू E2 फेज अपॉन में √2, यानी कि जो 3 फेज की EMF इंड्यूस हो रहा है वो थोड़ा कम हो रहा है 2 फेज की तुलना में। उसी तरह अगर हम KVA रेटिंग पे जाएँ, ठीक है, KVA रेटिंग जब हम लोग चाहते हैं तो हमको तो वोल्टेज रेटिंग तो पता चल ही गया है 1/√2, ठीक है। और 3/2 और I फेस तो सेम रहेगा, तो 3/2√2 हो जाएगा। और ये जो है 3 फेज इंटू 2 फेज, तो हाँ, तो देखो 3 फेज में जो करंट है, ठीक है, वो ज़्यादा होगा, लेकिन जो वोल्टेज जनरेट हो रही है वो कम होगा, ठीक है, समझ गए। और अगर कितना होगा तो वोल्टेज रेटिंग जो है वो 1/√2 टाइम्स होगा, और करंट रेटिंग जो है वो 3/2√2 टाइम्स ऑफ करंट हो जाएगा। अब देखो 3 फेज वाइंडिंग विद 60 डिग्री स्प्रेड और 1 फेज वाइंडिंग करते हैं, सेम चीज़। अब इसमें n/3 रहेगा और ये n ही रहेगा, क्योंकि भाई और कोई फेज है नहीं, ठीक। तो ये 1/3 KD 60/KD 180 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे 1/2 आता है, तो 1/2 आता है तो सिंगल फेज अपॉन में 2, यानी कि कहने का मतलब ये भी है कि वोल्टेज रेटिंग जो है 3 फेज की वो सिंगल फेज का आधा ही है, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग जो है वो 3 फेज की, वो वोल्टेज रेटिंग ऑफ सिंगल फेज अपॉन में 2 हो जाएगी, ठीक। और करंट रेटिंग जो है फिर वही चीज़ कि वोल्टेज जो है वो कम रहेगी और करंट जो है वो ज़्यादा रहेगा। आई होप इसको सर ने समराइज़ कराया है, चलो नहीं कराया लेकिन इसका मतलब यही है, ठीक है। चलो स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड आर्मेचर अब समझते हैं, ठीक है। देखो जो फ्लक्स डेंसिटी होती है रोटर में जो प्रोड्यूस होती है वो प्योरली साइनोसॉइडल तो होती नहीं है, ठीक है, और उसमें हार्मोनिक्स होता है, और जो हार्मोनिक्स होता है उसको हम स्पेस हार्मोनिक्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि क्योंकि मेरे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में हार्मोनिक्स आ रहा है, ठीक है, तो जो EMF जनरेट होगा उसमें भी हार्मोनिक्स होगा, ठीक है, जिसका ऑर्डर जो है वो ऑड ऑर्डर होगा ड्यू टू हाफ वेव सिमेट्री। हाफ वेव सिमेट्री के वजह से ऑड ही ऑर्डर के हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। अब हमारे EMF में भी आ रहे हैं, अब हम ये चाहते नहीं हैं। तो देखो जो थर्ड हार्मोनिक्स होता है ना 3 फेजेस में, उसको हम कहते हैं को फेजेस एंड कॉल्ड एज ज़ीरो सीक्वेंस। थर्ड हार्मोनिक्स जो होते हैं 3 फेज में उसको हम कहते हैं को फेज या फिर ज़ीरो सीक्वेंस। थर्ड हार्मोनिक्स की बात हो रही है, ठीक।
उसके बाद हम देखते हैं जो फ्लक्स डेंसिटी है वो प्योरली साइनोसॉइडल तो नहीं है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ में हार्मोनिक्स होता है और ऑड हार्मोनिक्स होता है। तो ऐसे वोल्टेजेस जो होते हैं जो कि सेम फेज में पड़ रहे हैं, उनका क्या होता है, कोई फेज सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, तो अब जैसे हार्मोनिक्स जनरेट हुई, ठीक है, तो हार्मोनिक्स बहुत सारी जनरेट हुई, मान लो 1 फर्स्ट ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, 5 ऑर्डर की, 7 ऑर्डर की। ठीक है, अब क्या है कि इनका जो फेज सीक्वेंस भी अलग अलग होगा, 1 का कुछ होगा, 3 का कुछ होगा, 5 का कुछ होगा, लेकिन जो फेज सीक्वेंस मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है, अगर किसी हार्मोनिक्स ऐसी है जो कि उसका भी फेज सीक्वेंस मेरे जनरेटेड ईएमएफ के फेज सीक्वेंस के साथ अलाइन कर जाए, ठीक है, तो वो हमें कोई हार्म नहीं करेगा, और ऐसे हार्मोनिक्स को हम कहते हैं ज़ीरो सीक्वेंस। ठीक है, तो ज़ीरो सीक्वेंस कौन हो गया, उसी को कोफेज भी बोलेंगे, और थर्ड हार्मोनिक इन 3 फेजेस जो होते हैं वही कोफेज कहलाते हैं। ठीक है, तो सच वोल्टेजेस लाइंग इन सेम फेज हैव नो फेज सीक्वेंस एंड आर कॉल्ड ज़ीरो सीक्वेंस। स्टार कनेक्शन देखते हैं, मान लो ये भाई मेरा स्टार है, ये मेरा ईएमएफ जनरेट हुआ इसमें। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जो स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होता है उसमें थर्ड हार्मोनिक होता है, लेकिन मतलब कि मेरे फेज में, ठीक है, जो भी मेरा VPH है उसमें तो थर्ड हार्मोनिक्स है, लेकिन जो मेरा लाइन वोल्टेज है उसमें थर्ड हार्मोनिक्स एब्सेंट होता है। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक्स जो है वो मेरा स्टार कनेक्शन में होता है, लेकिन सिर्फ फेज में होता है, लाइन में नहीं होता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज में कोई भी हार्मोनिक्स नहीं जाती है। उसी तरह जब हम डेल्टा कनेक्शन देखते हैं तो डेल्टा कनेक्शन में भी जो थर्ड हार्मोनिक करंट है वो लूप में तो सर्कुलेट होती है, इस डेल्टा में तो सर्कुलेट होगी, लेकिन ये भी लाइन में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ड्यू टू वोल्टेज, और डेल्टा में क्या होता है कि भाई ये इम्पिडेंस है Z3, तो जो इम्पिडेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आता है ना, वो कैंसिल हो जाता है थर्ड हार्मोनिक के वजह से। ठीक है, ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इम्पिडेंस वाया I3, थर्ड हार्मोनिक ईएमएफ जो जनरेट होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो हमको क्या पता चला कि स्टार में तो होता ही नहीं है, स्टार में तो एब्सेंट है। ठीक है, लाइन में एब्सेंट है, और जो है भी मतलब कि वो फेज वोल्टेज में है। इसमें यहाँ पे वोल्टेज वर्ड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फेज वोल्टेज में। अब इसमें डेल्टा में क्या था कि करंट सिर्फ सर्कुलेट कर रही है, थर्ड हार्मोनिक की करंट सर्कुलेट कर रही है इसमें, लेकिन वो भी लाइन पे नहीं जाएगी, और जो करंट सर्कुलेट भी कर रही है वो इम्पिडेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो उसको आपस में कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज इज एब्सेंट। फेज स्टार में थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होता है फेज में, ठीक, लेकिन डेल्टा में थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज जो है वो एब्सेंट होता है, फेज से भी और लाइन से भी। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि डेल्टा में करंट तो सर्कुलेट कर रही है, वो भी कैंसिल ही हो जा रही है, लेकिन थर्ड हार्मोनिक एब्सेंट है वोल्टेज में, फेज और लाइन दोनों में, लेकिन स्टार में प्रेजेंट थी सिर्फ और सिर्फ फेजेस में। राइट। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन भी होता है कि जो VRMS होता है, अगर हम हार्मोनिक्स के टर्म में बात करें तो देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर का हार्मोनिक है, ये फिफ्थ ऑर्डर का हार्मोनिक है, ये सेवन्थ ऑर्डर का हार्मोनिक है, तो इन सबके स्क्वायर का सम का अंडर रूट जो होता है वही मिलता है। अच्छा, अब देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट था, देखो थर्ड हार्मोनिक क्या है, एब्सेंट है ना, तो इस वजह से थर्ड हार्मोनिक लिया ही नहीं इसमें। ठीक है, फेज में लिया है सर ने, लेकिन लाइन टू लाइन में नहीं लिया। उसी तरह, अच्छा एक मिनट और चीज़, ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि हमको फेज मिल जाएगा, तो हमको लाइन निकालना रहेगा, तो वो क्या होता है, √3 VPH होता है, यही होता है ना। लेकिन डेल्टा में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, तो अब इस वजह से हम थर्ड हार्मोनिक को इसके कैलकुलेशन में भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो एब्सेंट होते हैं।
हालांकि देखो यही बार बार कह रहे थे कि करंट लेकिन प्रेजेंट है। थर्ड हार्मोनिक करंट जो है वो लूप में सर्कुलेट करता है, लेकिन थर्ड हार्मोनिक इज एब्सेंट इन लाइन करंट। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार समराइज करने के लिए, मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बस इस पर टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैं ये पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर जैसे कोई डेल्टा कनेक्शन है उसमें देखो जो थर्ड हार्मोनिक्स है, ठीक है, वो उसका दो चीज़ है। वोल्टेज के टर्म में, अरे यहाँ सही से लिखा हुआ है वोल्ट, अरे यार वो चलो ठीक है, मतलब जो मेरा डेल्टा होता है उसमें जो थर्ड हार्मोनिक्स है वो वोल्टेज के टर्म में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और करंट के टर्म में वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेल्टा के अंदर लूप में प्रेजेंट रहते हैं और लाइन में नहीं जाते हैं, सिर्फ फेज में ही रहेंगे। यही है ना, थर्ड हार्मोनिक करंट जो है वो सर्कुलेट करता है क्लोज लूप ऑफ डेल्टा में, और थर्ड हार्मोनिक एब्सेंट होता है और लाइन करंट में। और वोल्टेज के टर्म में बात करें तो वोल्टेज में एब्सेंट होता है लाइन से भी और फेज से भी। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर यहाँ से निकाला जा सकता है। तो ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप इन Z3 थर्ड हार्मोनिक EMF इज कंपनसेटेड, थर्ड हार्मोनिक इज एब्सेंट इन फेज एंड लाइन वोल्टेज। चलो अब स्टार कनेक्शन के देखो एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसको समझते हैं। थर्ड हार्मोनिक जो है वो तो पहली बात एब्सेंट हो जाता है स्टार कनेक्शन में। याद करो लाइन में तो होता ही नहीं ना, सिर्फ फेज में होता है। ठीक, डेल्टा में क्या होता है कि जो थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज है वो तो एब्सेंट है मानते हैं, लेकिन वो एक सर्कुलेटिंग करंट तो सर्कुलेट करवा ही रहा है, लेकिन स्टार में हमको ये देखने को नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखो जो स्टार का लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज की होता है, तो हमको क्या होता है कि जो वोल्टेज रेटिंग है वो हाई मिलती है। उसी तरह न्यूट्रल भी होता है स्टार कनेक्शन में, तो हम लोग अर्थ फॉल्ट रिले से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि इसमें एक 3 फेज है, 16 पोल्स दिए हुए हैं एक अल्टरनेटर के जो कि स्टार कनेक्टेड में है, 144 स्लॉट है, 10 कंडक्टर पर स्लॉट है। ठीक है, 10 कंडक्टर पर स्लॉट है। ठीक है, फ्लक्स दे रखा है, साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यानी वाइंडिंग हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, एंड द स्पीड भी दे रखा है, यानी स्पीड दे दिया मतलब फ्रीक्वेंसी वो निकलवाएगा, इसका यही तो मतलब है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली 50 हर्ट्ज आ गया। बताना क्या है हमको, आरपीएम, फाइंड द फ्रीक्वेंसी आरपीएम। ठीक है, तो जो कि 50 हर्ट्ज तो पहले ही लाइन में आ गई, और फेज और लाइन वोल्टेज भी निकालना है। ठीक है, हम फुल पिच्ड कॉयल मान के चल रहे हैं, यानी फुल पिच्ड कॉयल मतलब केपी हमारा 1 हो गया। इसका केपी को निकालने का इसमें झमेला नहीं है, केपी 1 है, कॉर्डिंग एंगल वगैरह से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए देखो दिया भी नहीं है इसमें, उसने बताया नहीं है कॉयल स्पैन। चलो अब देखो स्लॉट जो दे रखा है 144 दे रखा है, और एक स्लॉट पे 10 कंडक्टर है, तो 144 स्लॉट में 1440 कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, 1440 कंडक्टर्स हैं। अच्छा मैं पहले यहाँ पे आ गया। चलो अब देखते हैं, हमको फेज बेल्ट निकालना है। ठीक है, तो फेज बेल्ट जो है स्लॉट पर पोल इनटू फेज 144/16 × 3, हमको m जो है 3 निकल गया। और बीटा क्या होता है 180 स्लॉट पर पोल, स्लॉट 144 था, पोल जो है 16 था। ठीक है, तो हमको 20 डिग्री ये भी मिल गया। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं, तो साइन m बीटा अपॉन 2 अपॉन में m साइन बीटा बाई 2, ये हमको 0.9598 मिल गया। ठीक, कंडक्टर जो है 144 था, सॉरी स्लॉट 144 थे, 10 कंडक्टर पर स्लॉट था, हमको 1440 कंडक्टर्स मिल गए, 720 हमको नंबर ऑफ टर्न्स मिल गए, 720 और 240 मिल गए नंबर ऑफ टर्न पर फेज। ठीक, अब हमको EMF निकालना है, तो 4.44, फ्रीक्वेंसी 50 निकाल दिए हैं, NPH 240 आ चुका है, फ्लक्स क्वेश्चन में गिवन है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो हमको E मिल जाएगा, और जो E मिलेगा वो है 1.534 किलोवोल्ट, लेकिन हमको ये मिला है पर फेज मिला है, और हमको यानी कि VPH मिला है, और क्वेश्चन में बोला है फेज तो बताना ही है, लाइन EMF भी बताना है, तो इसी के आगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये भी मिल जाएगा। ओके,
ठीक है, अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक 3 फेज अल्टरनेटर है, उसका जनरेटेड ईएमएफ पर फेज ऑफ 230 वोल्ट है विथ 10% ऑफ द थर्ड हार्मोनिक एंड 6% ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक कंटेंट। हमको आरएमएस लाइन वोल्टेज बताना है, ठीक है, हमको वीएल बताना है स्टार कनेक्टेड में, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 230 वोल्टेज पर फेज में जनरेट हो रहा है, ठीक है, और हार्मोनिक्स दे दिया है, 3 हार्मोनिक्स हैं, 1 फर्स्ट ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है और फिफ्थ ऑर्डर का है। तो देखो इसका फॉर्मूला तो हमने भी लास्ट देख ही लिया था। तो E1 है, E1 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस E5 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब देखो जो E3 है वो कह दिया है कि 10% है E1 का, ठीक है, तो 0.1 E1, और E5 जो है वो 6% ऑफ E1, तो 0.06 E1। तो अब इसी को हम रख देंगे, तो E1 का स्क्वायर प्लस दिस, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमको E1 जो है 228.45 वोल्ट मिल जाता है, ठीक। अब ये मेरा जो है ये RMS है, और ये मेरा RMS वोल्टेज तो है ही, और ये फेज़ वोल्टेज है, ये भी तो कह सकते हैं। अब हमको लाइन टू लाइन निकालना है, ठीक, तो लाइन टू लाइन जब हम निकालेंगे, ठीक है, देखो ये फेज़ वोल्टेज में तीनों हार्मोनिक्स थे, तीनों लिया है, लेकिन जब हम लाइन निकालते हैं, और हालांकि इसने स्टार कनेक्टेड तो बोला नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये तो पता है कि थर्ड वाला जो होता है वो तो को फेज ही होता है, या फिर जीरो सीक्वेंस में उसको मान लेते हैं, तो उसको एब्सेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो E1 का स्क्वायर प्लस E5 का स्क्वायर हो जाएगा लाइन टू लाइन, ठीक। तो √3 इंटू E1 का स्क्वायर प्लस E5 तो मेरा 0.06 E1 था, ये मेरा आ जाएगा 396.4 वोल्ट। तो यानी कि यहाँ पे मुझे E1 मिल गया, और थर्ड हार्मोनिक्स पे हमको ELL चाहिए था, तो वो भी मिल गया। चलो ठीक। अब देखो एक फेज अल्टरनेटर है, एक 3 फेज अल्टरनेटर है, ठीक है, जिसका 60 डिग्री फेज स्प्रेड है आर्मेचर वाइंडिंग की, ठीक है, और 300 kVA वो जनरेट करता है। अगर इसी के आर्मेचर को हम रिकनेक्ट कर दें और सिंगल फेज मिले जाए, सिंगल फेज का शायद 1/2 था, ठीक है, अभी आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे। सिंगल फेज ऑपरेशन विद अ फेज स्प्रेड ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, सिंगल फेज ऑपरेशन, हाँ 180 डिग्री होता है। तो द न्यू रेटिंग ऑफ द मशीन इज, तो देखो अच्छा ये KVA, ठीक है, 1/2 होता है वोल्टेज रेटिंग, और 3/2 होता है करंट रेटिंग में। चेक कर लो, मन को शांति मिल जाएगी थोड़ा। देखो जो KVA रेटिंग है वो 3/2 है, और वोल्टेज रेटिंग जो है वो 1/2 है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखो 3 फेज अपॉन 3 फेज अपॉन में 1 फेज जो है वो 3/2 होता है। 3 फेज का 300 kVA दे ही दिया है, हमको ये बताना है। तो मेरा KVA सिंगल फेज क्या होगा, 200 किलो KVA होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम वही है, इसको 3 फेज और 2 फेज को किया है। देखो 60 डिग्री दे दिया है, 3 फेज अल्टरनेटर है, 300 kVA जनरेट करता है। अब हमको क्या करना है कि 2 फेज वाले में बताना है। तो 2 फेज वाले में तो पहले तो 180 अपॉन में 2 90 डिग्री हो जाता है, यही तो हुआ फेज स्प्रेड, वो जो एंगल के टर्म में होता है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग डिराइव किए हैं। तो करंट रेटिंग जो है 3/2√2 के इक्वल होता है। बस यहाँ से सॉल्व कर दो, मिल जाएगा, ठीक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हार्मोनिक्स, ठीक है। हार्मोनिक्स भी इसी में इंक्लूड करूँगा, लेकिन मैं सोचा था इसको अलग से भी कर सकते थे। हार्मोनिक्स बहुत अच्छा सर पढ़ाया मुझे, इससे पहले कभी हार्मोनिक्स नहीं समझ में आता था, तो थैंक यू अंकित सर। अब उसके बाद देखते हैं, गलत अभी भी हम कर सकते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जीरो थे पहले, अब कुछ शायद हल्का फुल्का तो समझ में आ ही रहा है। तो देखो हार्मोनिक्स क्या होता है एसी मशीन में समझते हैं। जो मेन रीज़न होता है हार्मोनिक प्रोडक्शन का वो ये होता है कि हमको नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स मिलती है। जब फ्लक्स मेरा नॉन साइनोसॉइडल है, कंप्लीट साइन के फॉर्म में उसका ग्राफ नहीं है, तो उस केस में हार्मोनिक प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और रीज़न क्या है, नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एयर गैप, ठीक है। तो देखो नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स, क्योंकि हम तो दे रहे हैं प्रॉपर साइन और हमको नॉन साइनोसॉइडल मिल रहा है, इसके 2 रीज़न होते हैं। या तो आपका एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं है, या तो आपका पोर जो है वो सैचुरेट कर चुका है, ठीक है।
अब समझना क्या होता है, जैसे मान लो कि ये जो पिंक वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली, ओके, ये मुझे मिली है, ये मेरी टोटल फ्लक्स डेंसिटी है, मतलब हार्मोनिक्स मतलब मैंने प्रॉपर साइन वेव दिया था, जो ये देखो डॉट 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 दिखाई जा रही है इसमें, ठीक है, ये प्रॉपर साइन वेव था, लेकिन जो एक्चुअल में हमको मिला वो ये पिंक लाइन मिल रही है, ठीक है। तो ये पेरियोडिक इन नेचर तो है, लेकिन कम्प्लीटली साइनोसॉइडल नहीं है, कुछ डिस्टॉर्शन आ गया है। तो देखो इस डिस्टॉर्शन का रीज़न क्या क्या है। देखो थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक, मान लो अगर थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से ये हमको ऐसे देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब डिस्टॉर्टेड ग्राफ हमको मिलता है, इंस्टेड ऑफ जो आइडियल है वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए इस फिगर में मान लो अगर थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं, तो थर्ड हार्मोनिक देखो है क्या। पहले ये समझो कि यहाँ से यहाँ तक ये एक कंप्लीट साइकिल है, किसका, जो मेरा डिस्टॉर्टेड पिंक ग्राफ है वो भी, और जो मेरा साइनोसॉइडल है वो भी, जो प्योर साइनोसॉइडल जो डॉट फॉर्म में है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल यानी कि 180 डिग्री कंप्लीट होता है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये यहाँ पे। तो एक हाफ साइकिल में, ठीक है, एक हाफ साइकिल में कितने हार्मोनिक्स के हाफ साइकिल बनते हैं, ठीक है, वो बताता है कि वो किस ऑर्डर का हार्मोनिक्स है। जैसे समझना कि जो ब्लू वाली लाइन है, ठीक है, जो ब्लू लाइन है ग्राफ में, ठीक है, जो ग्राफ में ये ब्लू लाइन है ये मेरी थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स है, ठीक है। तो ये अपने फंडामेंटल के हाफ साइकिल में अपना 3 हाफ साइकिल बनाएगा। देखो कैसे, हम ब्लू वाले को देखते हैं, ये एक हाफ साइकिल, ठीक, पहले ये देखो, ये फंडामेंटल का हाफ साइकिल ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब देखो ये एक पहला हाफ साइकिल, फिर नीचे आ गया नेगेटिव में ये दूसरा हाफ साइकिल, और फिर देखो ये तीसरा हाफ साइकिल, यानी कि फंडामेंटल के एक हाफ साइकिल में, ठीक है, एक हाफ साइकिल में इसने 3 बार अपने हाफ साइकिल बनाए, यानी एक कंप्लीट साइकिल में 6 बार, लेकिन हमको हाफ से मतलब हम हाफ देखेंगे। उसी तरह अब हम ग्रीन वाले को देखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों ने फिफ्थ हार्मोनिक कहा है। तो फिफ्थ हार्मोनिक कहा है तो वो मेरे फंडामेंटल के हाफ साइकिल में वो अपने 5 हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 कर रहा है। तो ये चीज़ हो गया समझने के लिए कि क्या है थर्ड हार्मोनिक्स और क्या है फिफ्थ हार्मोनिक। तो इन्हीं की वजह से ये मुझे डिस्टॉर्टेड लाइन देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि हार्मोनिक्स का नेचर क्या है, ठीक है। देखो जितने भी वेव फॉर्म्स हैं जिनकी की हाफ वेव सिमेट्री होती है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि देखो जो साइन है, जो ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ सेम है, यानी हाफ वेव सिमेट्री है कहीं ना कहीं, जिनका एवरेज फुल साइकिल पे हम नहीं निकालते हैं, 0 होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऑल वेव फॉर्म्स आर हाफ वेव सिमेट्रिक, सो ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो ऐसे वेव फॉर्म्स में हम सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, पहला पॉइंट। फिर एक होता है ट्रिपलन हार्मोनिक्स, ठीक है, ट्रिपलन हार्मोनिक्स जिसको 3K भी बोलते हैं। ये जो होते हैं ये 0 सीक्वेंस होते हैं या कोफेजल होते हैं, इनका सेम फेज होता है ठीक है। इसी वजह से हम लोग ट्रिपलन हार्मोनिक्स को या 0 सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक। ये 3K हो गया। फिर एक होता है 6K-1 हार्मोनिक्स और एक होता है 6K+1 हार्मोनिक्स। तो समझना जिसको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर का हार्मोनिक वो 6K-1 होता है, और जिसको हम बोलते हैं 5 और 7, अभी एक मिनट जस्ट यार, थोड़ा सा आई गॉट कंफ्यूज्ड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कहीं तो बताया था यार,
इज इट यार, ये बड़ा अच्छा था, इसको नहीं तो फिर अभी तुरंत मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो चलो ट्रिपल हार्मोनिक्स तो जीरो सीक्वेंस होते हैं। फिर 6k-1 और 6k+1, एक मिनट, थर्ड जो है लेकिन वो सिर्फ उसमें इग्नोर करते हैं। गाइस जस्ट एक मिनट, आई एम जस्ट कमिंग। गेस हु इज बैक अगेन। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत भूल दिया था भाई, क्योंकि 3 के बाद जो गलती हुई, मुझे ये तो पता था कि कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स, तो ये थर्ड नहीं था गाइस, ये फिफ्थ था। तो जो मेरा 6k-1 हार्मोनिक्स होता है ना, वो मेरा फिफ्थ हार्मोनिक होता है, और जो मेरा 6k+1 हार्मोनिक्स होता है गाइस, वो होता है मेरा सेवन्थ हार्मोनिक। ठीक है, अब देखो 6k-1 5, 11, 17 या 7, 13, 19 ये क्या है, ये तो इवन आई डोंट नो, बट द थिंग इज कि जो मेरा फिफ्थ ऑर्डर का हार्मोनिक्स होता है, उसका जो सीक्वेंस होता है वो निगेटिव होता है, ACB, और जो 6k+1 हार्मोनिक्स है, दैट इज सेवन्थ हार्मोनिक्स, उसका पॉजिटिव सीक्वेंस होता है ABC। ये क्वेश्चन में भी बहुत काम आएगा। अभी अगर नहीं भी समझ में आया, इसमें कुछ था नहीं समझने के लिए, लेकिन मुझे नहीं आया था, जब क्वेश्चन सर ने बताया तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो वो क्वेश्चन आई हैव इंक्लूडेड। सो अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी ऊपर वाला जो हार्मोनिक्स था, अच्छा हम लोग नेचर ऑफ हार्मोनिक्स ही देख रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं हार्मोनिक्स का टाइप। तो एक होता है स्पेस हार्मोनिक्स, जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि 120 डिग्री स्पेस में वाइंडिंग्स रखे थे अल्टरनेटर के ना, आर्मेचर वाले। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हार्मोनिक्स होते हैं, ये भी नॉन सोनिडल नेचर ऑफ फ्लक्स डेंसिटी के वजह से ही आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फ्लक्स डेंसिटी है, उसका वेव फॉर्म है वो थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी कि स्पेस एंगल हो गया थीटा ना, इसी वजह से, क्योंकि थीटा जो है सॉलिड एंगल वगैरह हम लोग बोलते हैं, या फिर जो भी सॉलिड एंगल के टर्म में बोल सकते हैं क्या, आई डोंट नो, लेकिन स्पेस एंगल है थीटा कहीं ना कहीं। तो जो भी स्पेस एंगल के टर्म में अगर कुछ जनरेट हो रहा है, उसके वजह से कोई हार्मोनिक आ रही है, तो वो स्पेस हार्मोनिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो हार्मोनिक्स इन फ्लक्स डेंसिटी आर कॉल्ड एज स्पेस हार्मोनिक्स। ठीक, तो सिंक्रोनस मशीन में देखो क्या होता है कि एक सिंक्रोनस मशीन है जिसका रोटर है, जिसको हम DC सप्लाई से एक्साइट करते हैं, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जो रोटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। अब जब मेरा रोटर रोटेट्स करता है, तो मेरी रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रोटेट करती है अलॉन्ग विद द रोटर, और वो क्या करती है कि वो कट करती है स्टेटर कंडक्टर्स, और उसमें EMF जो है वो इंड्यूस होता है। राइट, अब क्या होता है ना कि जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी, तो देखो रोटर मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। जैसे अगर हम रोटर के ऊपर बैठ जाएं, मान लो नॉर्थ पोल पे रोटर के बैठ जाएं, तो हमको क्या है कि हमको सिर्फ ये दिखेगा वहाँ से कि इस रोटर से नॉर्थ की तरफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, हमको स्पीड नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर हम स्पेस से देखेंगे तो हम देखेंगे कि यार ये तो कॉन्टिन्यूस घूमे जा रहा है। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू रोटर देखोगे तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी है और स्पेस में रोटेट कर रही है, ओनली बिकॉज रोटर रोटेट्स एट ns। ठीक है, तो क्या होता है, हेंस all harmonic inside rotor flux density rotates along with the rotor at ns। तो the shape of flux density with respect to अच्छा ठीक है, देखो अब क्या हुआ कि मेरा जो रोटर है, ठीक है, मेरा जो रोटर है अब वो मान लो रोटेट कर रहा है। ठीक है, मेरा रोटर रोटेट कर रहा है। अब रोटर जो है, रोटर क्या तो भाई फ्लक्स भी निकल रहा है। ठीक है, और ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स भी रोटेट कर रहा है। राइट, तो अब फ्लक्स रोटेट कर रहा है, एयर गैप में रोटेट कर रहा है, और एयर गैप की होने की वजह से हार्मोनिक्स आता है। तो अब इसमें मान लो हार्मोनिक्स भी आ गया। हार्मोनिक्स का फैक्टर हम नहीं चाहते थे, लेकिन एयर गैप की वजह से आ गया। तो अब क्या है ना गाइस कि जो मेरा रोटर है, मान लो इधर को ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अभी तक जो मेरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो रोटेट कर रही थी, लेकिन अब मेरी हार्मोनिक्स भी रोटेट कर रही हैं। ठीक है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट कर रहा है और मेरी हार्मोनिक्स भी रोटेट कर रही है। अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड और हार्मोनिक्स दोनों रोटेट कर रहे हैं, तो हार्मोनिक्स के तो बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। तो कहने का यही मतलब है कि जितने भी तरह के हार्मोनिक्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हार्मोनिक हो, थर्ड ऑर्डर का हो, फिफ्थ ऑर्डर का हो, सेवन्थ ऑर्डर का हो, वो सारे के सारे वो भी रोटेट करेंगे ns की स्पीड से। ठीक है, तो कहता है द शेप ऑफ फ्लक्स डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा
ठीक है, इज सेम एज द शेप ऑफ ईएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। तो अब क्या है, जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो तो हमने पहले भी देखा है कि उसका जो शेप है वो तो वही शेप होगा जो कि फ्लक्स डेंसिटी का थीटा के रिस्पेक्ट में शेप आ रहा है। सो स्पेस हार्मोनिक्स इन बी जो है वो गिव राइज टू टाइम हार्मोनिक्स इन ईएमएफ। तो जो जिस बी की वजह से मेरा स्पेस हार्मोनिक्स रोटर पे आ रहा था, अब ओमेगा टी जो कि समय के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस हम लोग ओमेगा टी पे तो देखते हैं। तो अब क्योंकि जो स्पेस की वजह से एक हार्मोनिक्स जनरेट हुआ लेकिन उसने ईएमएफ इंड्यूस करा दिया स्टेटर में, तो अब स्टेटर में भी अगर हार्मोनिक्स जो जनरेट हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में जनरेट होगा और ये टाइम हार्मोनिक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी फिर से अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने का अगर मैं प्रयास करूं तो मैं ये शायद इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं कि जो रोटर है, रोटर स्पेस हार्मोनिक्स, रोटर में स्पेस हार्मोनिक्स आते हैं, ठीक है, और जो स्टेटर होता है स्टेटर में टाइम हार्मोनिक्स आते हैं, लेकिन ये जो टाइम हार्मोनिक्स हैं वो स्पेस हार्मोनिक्स के वजह से ही आते हैं। ओके, अब देखते हैं सिंक्रोनस मशीन्स। नेक्स्ट क्या है, अब देखो E1 साइन ओमेगा टी, E3 E5 वगैरह जो भी है, तो ईएमएफ जो जनरेट हुआ है वो यही हुआ है, राइट। तो ईएमएफ में टाइम हार्मोनिक्स होगा, ठीक है। अब स्पेस हार्मोनिक्स इन फ्लक्स डेंसिटी जो है वो इंड्यूस करती हैं हार्मोनिक ऑफ द सेम ऑर्डर इन ईएमएफ, ठीक है। तो स्पेस हार्मोनिक जो है ईएमएफ में भी उसी ऑर्डर का, यानी कि मेरे रोटर में अगर सिर्फ थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक्स है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी भले वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, भले वो टाइम हार्मोनिक्स है, लेकिन उसमें भी थर्ड और फिफ्थ ही ऑर्डर की हार्मोनिक्स होगी। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ऑर्डर या सेवेंथ ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई। अब जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ nth हार्मोनिक इन ईएमएफ, तो अब जो ईएमएफ जनरेट हुई है उसकी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी एफ ना होके एनएफ हो जाएगी, ठीक है। हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो है वो एनएफ हो जाएगी। थर्ड ऑर्डर का देखना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिफ्थ का देखना है तो 5 से कर लेना। तो जो स्पेस हार्मोनिक होता था वो एनपी पोल प्रोड्यूस करता था, ठीक है, वेयर पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंड पोल्स एंड एन इज ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक। लेकिन जो स्पीड ऑफ, अच्छा ठीक है, ये हो गया स्पेस हार्मोनिक्स जो है वो एनपी पोल्स को बनाता है। अब अगर स्पीड देखी जाए तो हमको पता है एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन में पी होता था, लेकिन 120 एफ के साथ तो एन जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी nth हार्मोनिक है वो हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, उसी तरह एन पी भी रखना पड़ेगा, तो एन से एन तो कट जाएगा। तो स्पीड ऑफ nth स्पेस हार्मोनिक जो है वो कुछ नहीं एन एस के ही बराबर होती है, क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे को काट दिए ना। ऊपर हमने क्या बोला था कि जितनी भी हार्मोनिक्स रोटर पे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे ही वो घूमेंगी सारी की सारी। तो स्पीड जो होती है स्पेस हार्मोनिक की, चाहे कोई भी ऑर्डर का हो, वो सिंक्रोनस स्पीड होती है, ठीक है। अब चलो यहाँ देखते हैं यहाँ से क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे होता था क्या फंड पोल्स का होता है शायद ये ना, तो अच्छा फंड नहीं, फंडामेंटल पोल्स, ठीक है। तो ये नॉर्थ के अंडर में है, ये साउथ के अंडर में है, तो ये 2 फंड पोल्स होगा, ठीक है। अच्छा चलो ठीक, देखो अब जैसे पीछे भी देखा था जैसे कि फिफ्थ हार्मोनिक्स है, तो फिफ्थ हार्मोनिक्स का मतलब ये है कि एक हाफ फंडामेंटल के एक 1/2 साइकिल में 5 हाफ साइकिल हो जाएंगी फिफ्थ हार्मोनिक की। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी तरह 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ ऑर्डर का हार्मोनिक है दिखाने के लिए, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड समझते हैं। देखो क्या है कि जो मेरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है वो nth ऑर्डर हार्मोनिक्स की वजह से क्या होता है 120 एफ अपॉन पी के ही बराबर होता है, ठीक है। या लेकिन इसमें बस एक चेंज ये होता है कि जो हमने देखा था जो ट्रिपल एन हार्मोनिक है या जो जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक है वो मूव नहीं करती हैं स्टेटर पे, ठीक है। वो हमेशा स्टैंडिंग वेव कहलाती हैं। कौन सी?
ट्रिपलेट हार्मोनिक, ठीक है। nth ऑर्डर स्पेस जो हार्मोनिक होता है इन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी, तो उसमें देखो पोल तो np होता है, और वो जो है वो nth ऑर्डर मतलब स्पेस हार्मोनिक जो होता है, बी की वजह से जो स्पेस हार्मोनिक्स आ रही है, वो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसमें टाइम हार्मोनिक्स, तो स्पेस हार्मोनिक्स में एनपी हो जाता था पोल, और इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो एनएफ हो जा रही है हमारी। ओके, अब ईएमएफ इंड्यूस्ड देख लेते हैं। तो देखो क्या था, ये देखना है कि नहीं, पहले देख लें। इट कैन बी इम्पोर्टेंट, इट कैन नॉट, नो इम्पोर्टेंट तो सब है, बट इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। समरी ऑफ हार्मोनिक्स देखते हैं सिंक्रोनस मशीन। तो देखो जो स्पेस हार्मोनिक्स हैं वो क्यों होती हैं, क्योंकि नॉन साइनोसॉइडल नेचर होता है बी वर्सेस थीटा का, ठीक है। स्पेस हार्मोनिक्स जो होती हैं वो टाइम हार्मोनिक जनरेट करती हैं, ऑर्डर सेम रहता है, ठीक है। जितनी भी स्पेस हार्मोनिक्स होती हैं वो एनएस पे रोटेट करती हैं, ठीक है। जो ट्रिपलन हार्मोनिक होते हैं स्टेटर एमएमएफ पे, वो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। अब देखो 6K +1 -1, तो अगर प्लस है, ठीक है, तो वो 7th हार्मोनिक है, और अगर माइनस है तो वो 5th हार्मोनिक है। 5th हार्मोनिक का फेस सीक्वेंस ACB होता है, 7th का फेस सीक्वेंस ABC होता है, ठीक है। अब तो 6K ± हार्मोनिक्स इन स्टेटर एमएमएफ रोटेट एट NS इन सेम डायरेक्शन एज फंडामेंटल, ठीक है। तो ये जो 5th और 7th है ये भी NS पे ही मूव करती हैं, और डायरेक्शन भी वही रहता है जो डायरेक्शन फंडामेंटल का होता है, फंडामेंटल वेव का जो होता है, ठीक है। अब देखो जो मेरा स्टेटर होता है वो कैरी करता है 3 फेज वाइंडिंग जैसे सिंक्रोनस में होता है, ठीक है। और जो स्टेटर है वो ड्रॉ भी करता है, जो 3 फेज वाइंडिंग होती है सिंक्रोनस में स्टेटर पे, और जो स्टेटर है वो ड्रॉ करता है मैग्नेटाइजिंग करंट फ्रॉम, अब हम इंडक्शन, अच्छा एक मिनट सॉरी, अब क्या है ना, हम लोग इंडक्शन मशीन का भी हार्मोनिक्स जो है अभी ही वो कर दे, इसी में कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो स्टेटर है वो 3 फेज वाइंडिंग कैरी करता है, जैसे सिंक्रोनस में भी 3 फेज वाइंडिंग होती है वैसे इंडक्शन मशीन में भी 3 फेज वाइंडिंग होती है, ठीक है। और जो स्टेटर होता है इंडक्शन मशीन का वो क्या करता है, वो ड्रॉ करता है मैग्नेटाइजिंग करंट फ्रॉम 3 फेज सप्लाई टू रोटेटिंग फील्ड, ठीक है। ये क्लियर है। अब क्या होता है कि अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड एट स्टेटर, सो वोल्टेज अप्लाइड इज साइनोसॉइडल। क्या होता है कि स्टेटर जो कनेक्टेड है वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स है वो कनेक्ट होता है स्टेटर पे, तो जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो साइनोसॉइडल होता है। ये फेज ऑर्डर हो गया IAIBC का, एक्सटर्नली हम इसको देते हैं, राइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन करंट्स की वजह से ना, वो नॉन सोइनोइडल हो सकती हैं। रीज़न क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप हो सकता है, सैचुरेशन हो सकता है। तो इसके वजह से अब जो मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो भी जनरेट होगा उसमें भी कौन सा हार्मोनिक्स आ जाएगा, वही स्पेस हार्मोनिक्स जो हमने पीछे भी देखा था। लेकिन ये स्पेस हार्मोनिक्स क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है कि हमको बाहर से एक एक्साइटेशन चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटाइजिंग करंट तो चाहिए होता है ना स्टार्ट करने के लिए, तो वो मैग्नेटाइजिंग करंट ही हार्मोनिक्स प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि सिंक्रोनस में क्या हो रहा था कि जो हम रोटर से DC सप्लाई दे के अपने रोटर को मूव करवाते थे वो जनरेट कर रहा था, लेकिन दोनों ही हार्मोनिक्स मेरे स्पेस हार्मोनिक्स हैं, ठीक है। अब देखो इंडक्शन में मशीन में क्या होता है, इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि देखो जो ट्रिपलन हार्मोनिक होता है वो नहीं होता है, तो नेट MMF 0 क्या हो जाएगा मान लो, ठीक है। फिर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई होती है स्टेटर पे वो कांस्टेंट हो जाती है। इसमें भी NP पोल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। 6K -1 यानी जो मेरा 5th ऑर्डर है, और 6K +1 7th ऑर्डर है। देखो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रोटेटिंग MMF जो है ना, MMF जो है वो बैकवर्ड रोटेट करेगी 5th हार्मोनिक्स। जो 5th हार्मोनिक्स का वेव है वो निगेटिव, मतलब क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो 6K +1 है 7th हार्मोनिक्स है वो सेम डायरेक्शन एज रोटर या फंडामेंटल MMF। तो देखो स्पीड जो होती है 120F/P होती है, राइट। अब क्या है 120F/P जो है वो तो मेरा NS ही होता है, ठीक है, NS/N,
हमको स्पीड अगर बतानी है किसी भी हार्मोनिक्स की तो सिर्फ और सिर्फ NS अपॉन में n कर देंगे, हमें स्पीड मिल जाएगी। देखो अब क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा खुद ही। द स्टेटर MMF वेव इन अ 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो 5th और 7th हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, ठीक है। और पूछ रहा है कि जो रोटेटिंग फील्ड्स हैं इन हार्मोनिक्स की वजह से उनकी स्पीड पूछ लिया है, ठीक है। तो समझते हैं। हार्मोनिक्स इन MMF अगर कह रहा है तो वो स्पेस हार्मोनिक्स है, और जो उसका स्पीड होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हार्मोनिक्स का वो NS अपॉन में n होता है, अभी पीछे ही देखा, ठीक है। अब पहले फंडामेंटल का निकाल लो, तो फंडामेंटल का जो NS है वो 1500 RPM आ गया। अब देखो 5th हार्मोनिक का बताना है, तो 5th हार्मोनिक का हमने कहा था वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, राइट। तो माइनस साइन इस वजह से लगाना पड़ेगा, ठीक। तो माइनस NS अपॉन में 5th, तो 5, तो इससे हमको -300 RPM मिला। 7th हार्मोनिक्स फॉरवर्ड में ही मूव करता है तो माइनस नहीं लगाना है, तो 1500 अपॉन में 7, 214.3 RPM हमको देखने को मिल गया, ठीक है। अब देखो एक 3 फेज 50 हर्ट्ज 8 पोल का सिंक्रोनस मशीन है जिसका नॉन साइनोसॉइडल MMF वेव है। नॉन साइनोसॉइडल MMF वेव है तो स्पेस हार्मोनिक्स आ जाएगी, ठीक है। डिटरमाइन द 7th हार्मोनिक्स स्पीड, ठीक है। तो देखो पहले सिंक्रोनस निकाल लो, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में अब समझना है एक चीज़, इंडक्शन और सिंक्रोनस में अंतर क्या है। इंडक्शन मशीन में जो 5th हार्मोनिक्स है वो निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट में मूव करती है फंडामेंटल के, ठीक है। और 7th जो है वो फंडामेंटल के अलॉन्ग मूव करती है। लेकिन सिंक्रोनस मशीन में ऐसा नहीं है, 5th भी और 7th भी और 3rd भी जितने भी हार्मोनिक्स होंगे वो सारे के सारे NS पे ही रोटेट करते हैं, यानी डायरेक्शन भी वही होगी। तो यहाँ पे मुझे, हालांकि 7th तो ऐसे, मतलब मुझे अगर 5th पूछता तो मुझे नेगेटिव नहीं लेने की ज़रूरत थी, मैं पॉजिटिव ही रखता। तो NS जो है वो 120F अपॉन में P, और वही मेरा 750 RPM, यानी यहाँ पे NS अपॉन N करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। वो सिर्फ इंडक्शन में होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे जो 5th स्पेस हार्मोनिक्स है, ठीक है, वो कह रहा है कि MMF डेवलप करता है एक फंडामेंटली फ्रीक्वेंसी आर्मेचर करंट रोटेट एट डैश टाइम द सिंक्रोनस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कह दिया है कि फिक्स है, ठीक। तो देखो 5th हार्मोनिक्स क्या होता है, 5th F इज इक्वल टू क्या होता है, PN अपॉन में 120, राइट, राइट कि नहीं। या फिर अभी 5th हार्मोनिक की स्पीड देखो तो 120F अपॉन में P होता है, ठीक। लेकिन स्पेस हार्मोनिक्स है तो यहाँ पे 5th बोला है तो 5P लग जाएगा, तो 120F अपॉन P यानी कि NS अपॉन में 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो NS क्या है, NS क्या है गाइस, NS निकाला है कि नहीं, नहीं निकाला है, लेकिन हमको ये पता है कि हार्मोनिक की स्पीड जो है वो NS अपॉन में 5 है। और रिलेटिव स्पीड हमको देखनी है, तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है समझो, इसमें ये बोला भी नहीं है कि इंडक्शन है या सिंक्रोनस मशीन है, बस सिंक्रोनस स्पीड बोला, ठीक है। तो NS प्लस NS अपॉन में 5 करना था, तो 5 प्लस 6, तो 6 अपॉन में 5 हमको मिल जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फ्रीक्वेंसी F तो फिक्स है, 7th का हो जाएगा NS अपॉन में 7, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल, ठीक है। तो NS अपॉन 7, 6 अपॉन 7 NS होगा, माइनस प्लस क्यों हो रहा है ना, ये मैं बताता हूँ। क्योंकि जो N है, जो रिलेटिव स्पीड होती है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड की ही बात होगी यहाँ पे, तो रिलेटिव स्पीड होती है NS माइनस N, ठीक है। अब क्या है कि होता फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो NS मान लो मेरा, तो NS ही रहेगा, और वो मेरा NS अपॉन में 7 था,
तो यहाँ पे हमको इस वजह से 6/7 NS मिल गया। सवाल है ऊपर भी ये क्यों काम नहीं किया, ऊपर भी किया है NS माइनस 1। देखो यहाँ क्या है कि NS माइनस, क्योंकि फिफ्थ था ना तो यहाँ पे सर ने माइनस लिया है, इसका यही मतलब है। ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, NS/5 तो NS प्लस NS/5 तो 6/5 NS। ठीक है, चलो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड शॉर्ट कॉर्डिंग एम्प्लॉयड इन AC मशीन विल रिजल्ट इन, हाँ तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की वजह से और शॉर्ट कॉर्डिंग की वजह से क्या होता है, EMF और हार्मोनिक्स दोनों रिड्यूस होता है। अब देखो टाइम हार्मोनिक्स आता है। ठीक है, टाइम हार्मोनिक्स क्या है कि जब भी कोई वेव फॉर्म है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो नॉन साइनोइडल हो जा रही है, तब हार्मोनिक्स जो आएगा वो टाइम हार्मोनिक्स कहलाएगा। ठीक है, ऐसे हार्मोनिक्स जो हैं वो नॉन साइनोइडल नेचर ऑफ सप्लाई की वजह से आ सकते हैं, जैसा कि इंडक्शन मोटर में होता है जिसको कि इन्वर्टर से फीड किया जाता है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो मेरी फ्रिक्वेंसी होती है ना वो NF हो जाती है। जो भी मेरा हार्मोनिक्स है जिस भी ऑर्डर का जानना है उसकी फ्रिक्वेंसी NF हो जाती है। ठीक है, तो देखो 1, 3, 5 वगैरह, क्योंकि साइनोसॉइडल में तो ऑड वाला ही होता है ना, राइट। तो FN = NF हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जो मेरा इंडक्शन मशीन है। ठीक है, टाइम हार्मोनिक्स में ही चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि एक होता है आइडेंटिकल MF, एक होता है आइडेंटिकल स्पेस। समझते हैं, इसको पहले पढ़ेंगे तब वो समझ में आएगा। ठीक है, ट्रिपलन हार्मोनिक्स जो होता है वो क्या होता है कि कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जो मेरा फिफ्थ हार्मोनिक्स होता है वो तो नेगेटिव सीक्वेंस होता है और एक रोटेटिंग MMF प्रोड्यूस करता है, उसका होता है मैग्नीट्यूड 6K-1 × NS। और जो पॉजिटिव होता है सेवन्थ वाला पॉजिटिव सीक्वेंस वो फॉरवर्ड रोटेट करता है और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है 6K+1 × NS। और जो टाइम हार्मोनिक्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी स्पीड दी जाती है 120 NF/में। ठीक है, यहाँ पे P पे नहीं लगाते, यहाँ पे F पे, तो NS आ जाता है। फिर देखो स्लॉट या टूथ हार्मोनिक क्या होता है, जैसे कि ये भाई मेरा ये रोटर है, ये बाहर वाला स्टेटर है। देखो ये यहाँ पे क्या है, एयर गैप जो है वो लेस है और ये स्लॉट की वजह से ये एयर गैप क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्लॉट और टीथ ऑन रोटर द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर वेरीज। तो इस स्लॉट में क्या होता है, जहाँ पे मेरा स्लॉट है वहाँ पे एयर गैप ज़्यादा होता है और जहाँ मेरा टीथ है वहाँ पे एयर गैप क्या है वो कम होता है। ठीक है, तो ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप रिलक्टेंस भी नॉन यूनिफॉर्म होता है और वो फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी को अफेक्ट करता है, और जब फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी अफेक्ट होती है तो हार्मोनिक इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब समझो अगर देखो स्टेटर और रोटर दोनों स्मूथ सरफेस हो, ठीक है, और उनका एयर गैप यूनिफॉर्म होता तो उनका रिलक्टेंस यूनिफॉर्म होता। ठीक है, तो जो मेरा फ्लक्स होता है वो MMF/ में रिलक्टेंस होता। तो अब जब मेरा रिलक्टेंस ही यूनिफॉर्म है तो जो मेरा MMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता फ्लक्स के, तो फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी वुड हैव सेम वेरिएशन एज MMF इन स्पेस। तो जैसे कि ये मेरा स्टेटर का पोल पिच है, ये रोटर है, एयर गैप जो है यूनिफॉर्म है, तो हमको जो ग्राफ मिलता वो मिलता ऐसा स्टेटर MMF पे एकदम प्रॉपर। ठीक, लेकिन एयर और MMF का भी यही ग्राफ होता, और जब MMF मेरा ऐसे होता NI वाला तो मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आती वो उसका भी ग्राफ हमको ऐसा ही मिलता। ठीक है, लेकिन क्योंकि एयर गैप देखो ये ऐसा होता नहीं है, ये ऐसे कभी होता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, गैप बढ़ गया, गैप कम हुआ, गैप बढ़ गया, कम हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, देखो स्टेटर MMF जो है वो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, राइट, लेकिन एक्चुअली में ऐसा ना हो के ये कहीं ना कहीं ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो मिलता है। अब जब हमको B ऐसा मिला, ठीक है, तो जो मेरी जो EMF है वहाँ पे भी ऐसा ही हार्मोनिक्स आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, फिर जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो ऐसा होगा, तो स्लॉट हार्मोनिक्स जो है वो कुछ ऐसा आएगा।
ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ 4 स्लॉट पर पोल लिया है रोटर पे, जबकि स्टेटर सरफेस जो है वो स्मूथ है। जैसे ही स्लॉट की एयर गैप बढ़ा, फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई। फ्लक्स डेंसिटी कम होने की वजह से, और जब एयर गैप जो है कम हुआ, मतलब टूथ पे एयर गैप कम है, स्लॉट पे एयर गैप ज़्यादा है। टूथ पे कम है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो पीरियोडिक है और नॉन साइनोइडल है, तो हार्मोनिक्स आएगा। स्लॉट हार्मोनिक्स क्या होता है, साइनोसॉइडल तो होते हैं, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होता है स्लॉट हार्मोनिक का वो भी वेरी करता है जैसे जैसे साइनोसॉइड वेरी करता है। इसका फॉर्मूला होता है 2SP ±1 ऑर्डर का। स्लॉट हार्मोनिक्स इज ऑल्सो ए स्पेस हार्मोनिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो स्लॉट हार्मोनिक स्पेस हार्मोनिक ही है एक तरह से। प्रेजेंट ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। अब देखो हम लोग हार्मोनिक्स कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, चैम्फर्ड सेलिएंट पोल्स यूज़ करके, या फिर हम अपने सेलिएंट पोल को स्क्यू कर दें, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि कंडक्टर लेंथ को वेरी करते हैं साइनोसॉइडली, तो ईएमएफ जो है वो भी साइनोसॉइडली वेरी करता है। एयर गैप बढ़ा के भी, ठीक है, अगर हम इंक्रीज एयर गैप बढ़ा दें तो इससे स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन में हेल्प होती है, और हार्मोनिक्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये हम कर सकते थे कहाँ से, फील्ड साइड से, ठीक है। पोल फील्ड मतलब सेलिएंट पोल्स कहाँ यूज़ कर रहे हैं, या सेलिएंट पोल्स को स्क्यू कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एयर गैप भी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं आर्मेचर साइड से कैसे कर सकते हैं। हम शॉर्ट वाइंडिंग को शॉर्ट पिच में यूज़ करें तो इससे जो डोमिनेंट हार्मोनिक है वो रिमूव हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं, या आर्मेचर स्लॉट को स्क्यू कर सकते हैं, जैसा कि वो स्क्वायरल केज में हम लोग करते थे, ठीक है। चलो, स्क्यूड स्लॉट्स, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है कि जो कितने एंगल से स्क्यू करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये हम सीधा पहले रखते थे, ठीक है, अब हम ये ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा बना दिए, स्क्यू कर दिए, तो स्क्यू का एंगल क्या होना चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 360 अपॉन में n होनी चाहिए। n क्या है, वही जिस भी ऑर्डर के हार्मोनिक को आपको रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है, उससे डिवाइड कर देना, उतना ही बना देना, ठीक है। अब इसको अगर, ये तो इलेक्ट्रिकल डिग्री में था, मैकेनिकल में करोगे तो 720 NP मैकेनिकल डिग्री, ठीक है। स्लॉट हार्मोनिक इससे रिमूव हो जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि 3 फेज 8 पोल, हाँ ये तो कर ही लिया ना हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्स है, तो 7th हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी NF होती है, तो 420 हर्ट्स हो गया, ठीक। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।